गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में लेसन 6 पढ़ेंगे और लेसन 6 में क्या है, कविता। और कविता का नाम है फूल और कांटा। और फूल और कांटा प्रस्तुत कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि जी हमें यही संदेश देना चाहते हैं, यही शिक्षा देना चाहते हैं कि फूल और कांटा के भांति ही हमारा जीवन है। कभी हम खुश रहते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, पर सभी चाहते हैं कि फूलों की तरह सबका जीवन खिला हो और हमेशा खुश रहे। कोई दुखी रहना नहीं चाहता है। ठीक उसी प्रकार लोग फूलों को ही पसंद करते हैं, कांटों को कोई पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि फूल खुशबू देती है पर कांटा सभी को चुभता है, हानि पहुंचाता है। पर देखा जाए तो कांटा रक्षा का काम करता है। वह फूलों को रक्षा करता है और फूल को संभाल कर रखना चाहता है। तो आइए प्रस्तुत कविता पढ़कर जानेंगे कि कवि ने हमें फूल और कांटा के द्वारा क्या बताना चाहा है, क्या संदेश देना चाहा है। कविता पढ़ने से पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ एक बार देख लेंगे। अनूठा, अद्भुत, भंवर, भौरा, जी, हृदय या मन, सुहाता, सुशोभित होता, में, वर्षा, बादल, बड़पन, गौरव, महता, कसर, कमी, वर, वसन, अच्छे कपड़े, पर, कतरना, पंख, काटना, सूर, देवता। फूल और कांटा है जन्म लेते जगह में एक ही पौधे उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेघ उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौरों का है वेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरों को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी को खिला। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों पर कतर, भौरों का है बेद देता श्याम तन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रस्तुत कविता फूल और कांटे को फिर से और एक बार पढ़कर हम समझते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधे उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेघ उन पर बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि जी हमें यही बताना चाहते हैं कि फूल और कांटे की तुलना उनके विभिन्न प्राकृतिक स्वाभाविक गुणों के आधार पर की है। एक ही पौधे में उन दोनों का जन्म एक ही स्थान पर होता है, पर उनके व्यवहारिक गुणों में बहुत अंतर है। इन दोनों का पालन पोषण एक ही अवस्था में होता है, एक जैसे ही होता है। रात में चमकने वाला चांद इन दोनों पर एक समान रोशनी बिखेरता है। बरसात के समय पानी की बूंदें इन दोनों पर एक ही समान करती है। हवा का सदा व्यवहार इन दोनों के प्रति एक जैसा ही होता है, पर इनके गुणों में जमीन आसमान का फर्क है। कांटे उंगलियों में चुभते हैं, ये किसी के बहुमूल्य वस्त्र फाड़ देते हैं, लोगों को हमेशा कष्ट पहुंचाते हैं। पर हम क्या देखते हैं, फूल हमेशा लोगों को खुशियाँ देती है और हर कामों में सहयोग देती है। अगली पंक्तियों में देखिए,
छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार में डूबी तितलियों का पर कतर, भौरे का वध देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरे को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों पर निराले ढंग से, है सदा देता कली जी को खिला। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि जी फूल और कांटा का तुलना करते हुए कांटा का स्वभाव के बारे में बताना चाहते हैं कि कांटे उंगलियों में चुभते हैं। ये किसी के बहुमूल्य वस्त्र की कीमत की परवाह ना करते हुए उन्हें भी फाड़ देते हैं। प्यारे प्यारे मनोहर तितलियों के पंख को भी फाड़ देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये काले भौरों को भी नहीं छोड़ते, जो पराग यानी कि रस पाने के लिए वे फूलों पर मंडराते हैं, पर कांटे उन्हें भी घायल कर देते हैं। इन सभी अवगुणों के विपरीत अवस्था में मौजूद फूल का स्वभाव बहुत ही अच्छा एवं सराहनीय है, तारीफ करने योग्य है। फूल तितलियों को अपनी गोद में बिठाते हैं तथा भौरों को अपना रस पान कराते हैं। अपनी आकर्षक रंगों से यह सदैव दूसरों को प्रभावित एवं आकर्षित करते रहते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कविवर अयोध्या सिंह जी ने फूल और कांटे में तुलना करके यही अंतर बताना चाहा है कि फूल और कांटे का व्यवहार एवं प्रभाव परिस्थिति के अनुकूल रहकर अलग अलग है। फूल आदर्श का प्रतीक है, वह तितलियों और भौरों से प्रेम करता है तथा उन्हें भरपूर रस पीने को देता है। इसका महत्व एवं प्रभाव इतना व्यापक है कि यह पूजा पाठ के काम आता है तथा देवताओं के श्रृंगार हेतु उनके मस्तक पर चढ़ाया जाता है। फूलों से पिरोया गया माला श्रद्धा एवं भक्ति का प्रतीक माना जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से दूसरी कड़ी में कांटे हमेशा चुभन देता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है तथा उनका क्रूर स्वभाव निंदनीय होता है। ये तितलियों के पंख काट देते हैं, फाड़ देते हैं तथा भौरों के शरीर को भी छेद कर देते हैं। इनके संपर्क में आने वालों की उंगलियों को घायल कर देते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं तथा इनके प्रभाव एवं दुष्ट व्यवहार से सभी सतर्क रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि फूल और कांटा का स्वभाव एक ही पौधा में जन्म लेकर सब कुछ एक ही समान उसका पालन पोषण होते हुए भी एक जैसे नहीं है, एक दूसरे के विपरीत उनका स्वभाव है। कहने का तात्पर्य यही है, कवि जी फूल और कांटा का तुलना करके हमें यही संदेश देना चाहे हैं कि हमें भले ही मनुष्य अच्छे या उच्च कुल में जन्म हो पर उसका स्वभाव अच्छा ना हो तो बेकार हो जाएगा। उनमें बड़पन के भाव नहीं हो तो सब व्यर्थ है। यानी कि कहने का मतलब कि अच्छे कुल में सब कुछ पालन पोषण अच्छी तरह हो, सब कुछ धन संपत्ति हो, पर वो दूसरों का मदद ना करे तो वो व्यर्थ है। हमें दूसरों को हमेशा मदद करनी चाहिए। फूलों के जैसे फूल दूसरों को मदद करती है, सुगंध बिखरती है, अपने को अर्पण कर देती है, उसी तरह हमारा स्वभाव भी दूसरों के लिए समर्पित सेवा भाव का होना चाहिए। मनुष्य की महत्ता एवं उसकी सच्ची पहचान उसके सद्गुणों एवं व्यवहार से होती है, ना कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर घृणित कार्य करने से। आदर्श जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से मनुष्य को फूल के स्वाभाविक गुणों को ही अपनाना चाहिए और फूलों के जैसे ही व्यवहार करना चाहिए। यानी कि हमें फूल के जैसे ही दूसरों के लिए सेवा भाव के लिए समर्पित होना चाहिए। हमें कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से यही संदेश दिए हैं और हमें कांटों के जैसे स्वभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि कांटा जैसे घृणित व्यवहार हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए ताकि दूसरों को कष्ट ना पहुँचे। कांटा हमेशा दूसरों को चुभन देती है, कष्ट देती है, तो हमारा स्वाभाविक फूल के जैसे ही होना चाहिए ताकि हमें सब कोई लोग पसंद करें। इस प्रकार प्रस्तुत कविता फूल और कांटा यही समाप्त होती है।
और आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी कि कवि जी हमें क्या संदेश देना चाहे हैं प्रस्तुत कविता के माध्यम से। तो अच्छी तरह आप पढ़कर अच्छी तरह से समझ लीजिए।